ये चुनाव नेता नहीं, पार्टियां नहीं, जनता लड़ने जा रही है। आज अगर हमारे साथ से चले गए तो भाजपा का मतदाता तो उनके साथ नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। हम वो भाजपा मतदाता मतदाता भाजपा के साथ ही रहेगा। अगर दूसरे दल का कार्यकर्ता आया और वो भाजपा का लाल दुपट्टा डाल लिया और वो कहता मैं भाजपा ही हूँ, इसको टिकट मिला, उसको टिकट, वो टिकट बांटने का काम करता है, तो उसको हम भाजपा कार्यकर्ता नहीं मानते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा जिला एक बाराबंकी है और बाराबंकी के एक मुहाने पर हैदरगढ़ का इलाका है। हैदरगढ़ भी बाराबंकी की विधानसभा जो 6 सीटें हैं उनमें से एक विधानसभा सीट है। हैदरगढ़ इसलिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, जो समय देश के रक्षा मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। सपा के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और बसपा के बड़े नेता आर.के. चौधरी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। यहाँ से वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय जो मौजूद हैं वो हैदरगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं बैजनाथ रावत जी। बैजनाथ रावत जी के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल सादे और ईमानदार छवि के नेता हैं। बैजनाथ रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या मानते हैं, इस विधानसभा चुनाव है, हवा किस तरफ है? उत्तर प्रदेश में और विधानसभा हैदरगढ़ में केवल भारतीय जनता पार्टी की एक हवा है। पूरी गरीब जनता और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने 5 साल तक यहाँ काम किए, अद्भुत विकास हम लोगों ने किया, क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह 2000 में यहाँ जब विधायक के रूप में मुख्यमंत्री थे, उस समय विकास कार्य हुए थे और थोड़े समय के बाद तो वो यहाँ से त्याग पर चले गए। तब से सांसद विधायक होते रहे, लेकिन इस क्षेत्र का उनके जो अधूरे काम है उनको किसी ने पूरा नहीं किया, क्योंकि विपक्षी दल के लोग थे। जब से हम चुनाव जीते तो उनके सपनों को भी हमने पूरा किया, उनके अधूरे कामों को हमने पूरा किया और नए काम भी हमने किए हैं। विधायक जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आज भी आप घर के जानवरों की देखरेख करते हैं, खुद खेती करते हैं। राजनीति की दुनिया में ऐसा नेता आज की डेट में बहुत कम मिलता है जो इस वेशभूषा में, धोती कुर्ता में मिले। किसी भी जनरेशन के साथ आप बैठे हो ऐसे ही मिलेंगे। इतनी सादगी कैसे देखते हैं आज के जमाने में, क्योंकि राजनीति भी काफी बदल चुकी है। राजनीति चाहे जितना बदले, देश को बदलने के लिए सादगी अपनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया है, सभी लोगों को अपनी पुरानी सादगी याद आ गई, सादा खाना याद आ गया और मतलब अपना परिवार याद आ गया। तो सादगी से ही देश की तरक्की है, ईमानदारी से ही देश की तरक्की है। आज संस्कार भी खत्म हुए, बेईमानी का बोलबाला हुआ, इतना हुआ कि भ्रष्टाचार सुर्खियों में आ गया। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हर व्यक्ति को ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार किसी को बनाया नहीं जा सकता, वो उसकी निजी रुचि है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ये फार्मूला मेरे पास है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, सादगी के साथ जीवन व्यतीत करता हूँ। जो कपड़े एक दिन पहनता हूँ उस कपड़े को दूसरे दिन भी पहनता हूँ। मैं एक पैसा कहीं रिश्वत भी नहीं लेता, गलत पैसे को हाथ नहीं लगाता। जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की और योगी के निर्देश हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़े, तो उसकी लड़ाई में हम अपना एक यूनिट अपने को योगदान देते हैं। बैजनाथ जी, आप सांसद भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, ऊर्जा मंत्री तक का आपने सफर तय किया और आपके ऊपर इसलिए भी बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि राजनाथ जी का क्षेत्र था। कहते थे पहले राजनाथ और अब बैजनाथ। तो कितना बड़ा एक जिम्मेदारी आप मानते हैं हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एज अ विधायक, और अगर आप इस बार विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? अभी तक तो हम अपने माननीय राजनाथ सिंह के अधूरे काम जो पड़े थे हमने उनको पूरा किया। जितनी सड़कें बनाई थी उनके गड्ढे नहीं भरे गए थे और बिजली के जो उन्होंने सब स्टेशन मंजूर किए थे वो लगे नहीं थे। हम अपने ये 5 साल के कार्यकाल में 33 केवी के 3 विद्युत उपकेंद्र हमने स्वीकृत कराए और उनको चालू करा दिया। इसी तरह से 6 करोड़ रुपए की लागत से सुम्हा में एक 30 बेड का अस्पताल हमारा स्वीकृत करा जो बन रहा है। हैदराबाद में एक बस अड्डा है हमारा, 2 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से। अब आगे अगर हमको समय मिलता है तो हैदरगढ़ में जाम की समस्या है, इस चौराहे पर एक फ्लाईओवर हमारे मन में है और हमारे यहाँ लड़कियों को टेक्निकल शिक्षा के लिए हमने एक राजकीय पॉलिटेक्निक की मांग की है कि हैदरगढ़ में हो जाए, जो बेटियों के लिए आवश्यक है। और सुबेहा के पास वो बहुत ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज बन जाए जिसमें बेटी और बेटा दोनों पढ़ें। और कस्बा हैदरगढ़ में एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज की लगातार मांग चली आ रही है, ये भी नहीं कर पाए, लिखा पढ़ी उस पर हमारी जारी है। और त्रिवेदीगंज में एक बहुत बड़ी जगह सोनीपुर में है जहाँ नवोदय विद्यालय है और कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहां पर हम एक सैनिक स्कूल
के लिए हमने लिखा पढ़ी भी की है, माननीय राजनाथ जी से हमने कहा भी है और वो मुख्यमंत्री से हम मिले हैं। जमीन के लिए यहाँ बातचीत चल रही है। सैनिक स्कूल के खुल जाने से हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ेंगे जो, और पढ़ करके सेना में जब जाएंगे तो देश की सेवा करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। काफी बड़ा क्षेत्रफल है इस विधानसभा का। आपने विकास की तमाम बातें गिनाई। लोगों का आरोप है कि विकास प्रतिनिधि तमाम आए, जो काम राजनाथ जी के टाइम पर हुआ उसके बाद से वो विकास यहाँ नहीं देखने को मिला, सिर्फ कागजों पे बात होती है और जब जमीन पे की बात होती है तो वो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही। ऐसी बात वो करते हैं जो जो कागजों में काम करते थे, उन्हें लगता है कागजों में काम हो रहा है। कागजों में काम करने के बाद बता दें कि ब्लॉक त्रिवेदीगंज में हैदरगढ़ के नाम से एक 11 केवी का विद्युत केंद्र बना था हाथीपुरवा में। वो 2016 में उसका शिलान्यास, उद्घाटन सब कुछ हो गया, कागजों में चलता दिखता था। जब हम चुनाव जीते और जब हमने उसको सर्वे किया तो 10 किलोमीटर लाइन ही नहीं बनी थी। हमने उसके तार खंभे लगवा के उसकी लाइन बनवाया और हमने अपने कार्यकाल में उसको चालू किया। इसी तरह कोठे में एक 33 केवी का विद्युत कागजों में चलता था। माननीय अखिलेश यादव जी के उद्घाटित पत्थर लगा है, लेकिन चलान में 1 किलोमीटर लाइन उसमें बननी बाकी थी। हमने उसको पूरा किया और उसको चालू करा दिया। तो कागजों में वो काम करते हैं, हम लोग हकीकत में काम करते। 3 विद्युत उपकेंद्र स्वीकृत करा के बना के चालू करा लिया है। तो हमारी कथनी करने में अंतर नहीं, कागजों में हमारा कोई काम नहीं। विराट जी, आपने इतने विकास काम गिनाए, क्या मान रहे हैं? क्योंकि जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बहुत कड़ी टक्कर देने वाली है। जब चुनाव होता तो टक्कर तो होती है। टक्कर चूंकि गांव में जो गुटबंदी होती है उसका भी असर पड़ता है, लेकिन आपकी का जो चुनाव जो 2022 में होने जा रहा है, ये चुनाव नेता नहीं, पार्टियां नहीं, जनता लड़ने जा रही है। जिस गरीब को 1 महीने में 2 बार राशन मिलता है, जिस किसान के खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है, जिस मजदूर के खाते में हजार हजार रुपए चले आए सीधे खाते में। कोरोना काल में जो महिलाओं के जनधन खाता खुले थे उसमें हजार हजार रुपए चले आए और कोरोना की वैक्सीन हमने निःशुल्क दी, इलाज हमने बढ़िया किया। तो गरीब जनता को आजादी के 70-75 साल के बाद भी ये सुविधाएं कभी नहीं मिली थी, आवास भी कभी नहीं मिले थे। तो सभी गरीब जानते हैं कि हमारी गरीबी में योगी और मोदी ने हमारा साथ दिया है। हमको फ्री का खाना राशन दे रहे हैं, इसलिए वो आशीर्वाद स्वरूप स्वयं 200 वोट मांगते हैं कि योगी दोबारा आएंगे, मोदी दोबारा आएंगे, तभी हमारे गरीबों को भला होगा। अच्छा, विपक्षी और तमाम लोग ये भी कहते हैं कि 2017 में तो एक मोदी लहर थी, तमाम विधायक और नेता जो है उस लहर में जीत गए। हालांकि इस बार आप लोगों के साथ योगी जी का काम है, योगी मुख्यमंत्री जी का, तो चुनौती कितनी है मान रहे हैं? विपक्ष भी इस बार अच्छी फाइट देगा? अब हम 1991 से फाइट करते करते चले आए। 1993 में सपा बसपा एक हो गई थी, जिस समय मुलायम सिंह बनी थी, बाद में मायावती बनी थी। सामूहिक समझौता हुआ था, उसके बाद हम चुनाव जीत के आए थे। 1998 में कोई भाजपा की लहर नहीं थी। पहली बार हम लोकसभा चुनाव जीते हैं बाराबंकी से, कोई लहर नहीं थी और तब भी हम चुनाव जीत के गए थे। और जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी के प्रथम सांसद के रूप में हम आगे आए। तो चुनौती टक्कर ना पार्टियों के बीच में है और ना हमारे सामने कोई चुनौती है। हम चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारे साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता योगी और मोदी को जबान पे रखती है और उसकी जो योजनाएं हैं वो सब वो जानती है कि हमारे लिए जिसने काम किया हम वोट उसको देंगे। ये सीट ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो है ये लोग बाहुल्य हैं यहाँ पर, कितनी जातियों का साथ आप मानते हैं आपको मिलता है? हमारे पास देखो, हम दलित समाज पासी होने के बाद 70% पासी मेरे साथ है। हम पासी के नेता हैं जिले भर के, और हमारा संगठन, हमारे 2 लोगों का संगठन पासी महासंघ और पासी एकता परिषद जो चलती है, हम उसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं। तो टीम हमारी पासियों के बीच में है, लेकिन राजनीति में हम कभी पासी बन के हमने काम नहीं किया। ना तो दलित का उत्पीड़न होने दिया और ना सवर्ण पर हमने कोई मुकदमा लिखवाने दिया। कोई हरिजन मेरे यहाँ नहीं लिखा गया और ना दलित का उत्पीड़न हुआ, ना अगड़े पिछड़े में कोई भेद मेरे यहाँ है। हम सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं। इसलिए हमारे यहाँ सवर्ण तो हमारे पास 70% सवर्ण वोट मुझको देगा, पंडित ठाकुर सब मेरे साथ रहेगा। बैकवर्ड भी लाभान्वित हो रहा है तमाम योजना से। तो इसलिए हमारे पास कोई चुनौती नहीं है। विधायक जी, कोरोना ने, आपने बताया कि कोरोना ने सबको जीना सिखा दिया। राजनीतिज्ञों के लिए भी इस बार का चुनाव कोरोना के चलते काफी चुनौती भरा पूर्ण है, क्योंकि कोई सभाएं नहीं होनी है। आप लोग कैंपेन करेंगे लेकिन वो लिमिट दायरे हैं,
आप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पे आपके तमाम ट्वीट बराबर आते रहते हैं, हम लोग देखते हैं उसको। क्या मान रहे हैं कोरोना ने राजनीति को कितना बदला है? कोरोना काल में सेवा करने का अवसर दे दिया। जो लोग वास्तव में राजनेता थे और सेवा भाव से राजनीति करते हैं, उन लोगों ने जान जोखिम डाले, गांव गांव में जाकर के लोगों की सेवाएं की। हम लोगों ने सड़कों पर पूड़ियां बांटी लोगों को। और हमारे उत्तम वर्मा, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष थे, वो बेचारे चप्पल और गमछा लोगों को दे रहे थे। नंगे पैर लोग चलते थे तो वो रोक के उनको गमछा देते थे, खाना देते थे। तो इस तरह से हमारे साथ संगठन ने भी काम किया, हम लोगों ने भी कोरोना में जिंदगी मौत हमने नहीं देखा, लगातार उनके साथ हम लगे रहे। बीमार हुआ तो उसको हमने ऑक्सीजन भी दिलाने का काम किया। उसके बाद हमने अपनी निधि से ऑक्सीजन प्लांट भी हमने बाराबंकी में लगवाया। तो कोरोना काल से निपटने में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता और हम सब लोग सक्रिय रहे। इसलिए हमारे यहाँ की जनता वो पूरी तरह से हमसे संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है। तो इसलिए कोई कोरोना काल में हम और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो सेवा समाज में की है, वो जनता सब जानती है और हमारे साथ जनता खड़ी है। विधायक जी, भगदड़ भी मची है नेताओं के समय। भारतीय जनता पार्टी से कई नेता जो मंत्री पद पर रहे 5 साल तक, कहते हैं मलाई खाया 5 साल तक, और चुनाव के ऐन वक्त उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया। ये आरोप लगाया कि यहाँ पर दलित पिछड़ों का सम्मान नहीं है। उन्होंने 5 साल इसके लिए लड़ाई लड़ी लेकिन नहीं जीत पाए, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। क्या मानते हैं कितना असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, नुकसान कितना होगा इससे? नहीं, जब जनता चुनाव लड़ेगी तो नुकसान नहीं। हम आपको याद दिलाते हैं 1977 की, जब जनता चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस सफाया हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी से पूरी जनता है, किसान, गरीब, मजदूर सब भाजपा के साथ है। और भगदड़ की बात आप कहते हो, उनके दो कारण हैं। एक, अपने स्वार्थ के लिए गए। दूसरा, भाजपा में रहते हुए कुछ लोगों ने जीने भी नहीं दिया होगा, ये भी होगा। जैसे हमारे खिलाफ तमाम बयानबाजी हमारे पूर्व विधायक करते हैं, पूरी तरह से निर्धार और असत्य आरोप मुझ पर लगाते हैं। ये भी तो है। हम ईमानदारी से काम करते हैं और उसके बाद हमको एक भ्रष्टाचारी साबित करता भारतीय जनता पार्टी का आदमी। तो ये भाजपा जो अगर कहीं कमजोर बनेगी तो भाजपा के कार्यकर्ता जैसे लोग जो दूसरे दल से चले आए हैं उनके कारण, या भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके कारण भले थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। अन्यथा जनता चुनाव लड़ेगी। अब नेता छोटा होगा, जनता बड़ी होगी। आपने कहा अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, दारा सिंह हो गए, तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़े कद पर थे और अभी साथ छोड़ चुके हैं। तो कितना नुकसान पहुंचे? कहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उनके चुनाव जीतने में भाजपा का वोट उनको मिला था, चुनाव तब जीते थे। यानी उनके चुनाव जीतने में भाजपा का योगदान रहा, तभी विधायक बने थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया कि दलित और अगड़े पिछड़े के नेता हैं, तो उनको इतना खूबसूरत ढंग से उनको पद से नवाजा। आज अगर हमारे साथ चले गए तो भाजपा का मतदाता तो उनके साथ नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। हम वो भाजपा मतदाता मतदाता भाजपा के साथ ही रहेगा। इसलिए उनके जाने से कोई लंबा फर्क नहीं पड़ने वाला है। विधायक जी, कार्यकर्ताओं में इस चीज का गुस्सा उस समय भी था और आज भी है कि आपने बाहरियों को लिया, सम्मान दिया और आज वही लोग पीठ दिखाकर भाग गए। हमारा सम्मान नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। कई नेताओं से बात हुई, कई छोटे जो कार्यकर्ता हैं जो आपकी पार्टी को मजबूत करते हैं, उनका आरोप है कहीं ना कहीं नाराजगी। अब नाराजगी स्वाभाविक है। हम इस तरह के जो नाराज हैं उसके बारे में भी आपको कहना चाहेंगे कि जैसे अभी जो टिकट घोषित हुए तो कहीं पर लोगों ने कहा अगर इनको टिकट दिया गया तो हम तो आत्मदाह कर लेंगे, हम बूथ पर नोटा बटन दबाएंगे। अगर पार्टी कार्यकर्ता है तो जो पार्टी ने आदेश दिया जिसको, और सर्वे कराने के बाद टिकट दिया है, तो कार्यकर्ता अगर भाजपा का, अगर दूसरे दल का कार्यकर्ता आया और वो भाजपा का लाल दुपट्टा डाल लिया और वो कहता मैं भाजपा ही हूँ, इसको टिकट मिला, उसको टिकट, वो टिकट बांटने का काम करता है, तो उसको हम भाजपा कार्यकर्ता नहीं मानते। भाजपा कार्यकर्ता भाजपा ने जिसको प्रत्याशी बनाया उसके साथ रहे, भाजपा की नीतियों के साथ रहे। कौन पार्टी में आता है कौन जाता है ये बड़े लोगों का काम है, ये हमारे स्तर का काम नहीं है। कब कौन ज्वाइन करे और कब कौन चला जाए, पार्टी चलती रहेगी क्योंकि नेताओं के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो बात हो गई आपके हैदरागढ़ विधानसभा की। बाराबंकी में 6 विधानसभा है। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार फिक्सर लगा पाएगी? हमको तो लगता है कि पूरी तरह से लगने वाला है, क्योंकि अभी जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो नवाबगंज सीट अब केवल 400 वोट के अंतर से हम हारे हैं लोकसभा में, नवाबगंज विधानसभा। इससे पहले हम ज्यादा हारे थे तो वोट हमारा कवर हुआ और वो सीट सपा अपनी बड़ी मजबूत मानती है। तो अगर ठीक ठाक हमारा प्रत्याशी समीकरण के आधार पर ठीक आ गया तो 400 वोट हमारे कवर हो जाएंगे
और हम 6 की 6 सीटें जीत जाएंगे। विधायक जी, इस विधानसभा क्षेत्र की समस्या जो है, बड़ी विधानसभा है लेकिन रोजगार के अवसर कम है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है सड़कों के। भाई सड़कों का बुरा हाल देख रहे हो कि जब 6 लेन बन रही है, सारे डंपर चले, मिट्टी ढोने लगे, तो हमें बढ़िया सड़कें तोड़ दी। तो विकास के लिए जो ईटा और गिट्टी और मिट्टी ढोई गई, उसलिए हमारे गांव सड़कें टूटी हैं। सड़क ये विकास में नहीं, विकास के लिए जो काम किए गए, जब हमारे डंपर बड़े बड़े चले तो सड़कें टूटी, उसके लिए हमें पैसा मिल गया और अब सड़कें हमारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई, इसलिए थोड़ा आपको दिखता है कि सड़कें खराब हैं। बाकी हमारे यहाँ जो टूटी सड़कें हैं, पूर्वांचल या एक्सप्रेस वे के नाते, मिट्टी ढुलाई में, गिट्टी ढुलाई में, उसके नाते टूटी थी, और अब मरम्मत होना शुरू हो गया है, सब ठीक हो जाएंगी। युवाओं और बेरोजगारों का सवाल है कि हमारे लिए विधायक जी अगर आएंगे दोबारा तो क्या करेंगे? भाई हमारे यहाँ ये तो ज्यादा बेरोजगार लोग नहीं हैं। अगर हम बेरोजगारी बात कर लें तो पहले जात की सूचियां जाती थी, तो उनको लगता था हमें नौकरी मिली। इसमें किसी भी दल कमाने वाला कोई नौजवान है, बढ़िया पढ़ता तो मेरिट पे उसको नौकरी मिलती है, एक नया पैसा रिश्वत नहीं, कोई जात की कोई सूची नहीं। इसलिए जो योग्यता लोग रखते हैं अपने आप नौकरी में चले जाते हैं, एक नया पैसा लगता नहीं। जैसे हम हर साल 30,000 सिपाही भर्ती करते हैं, और 30,000 इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर हमारे पास 30,000 से ज्यादा हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो 17 से लेके अब तक की 30,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से हम कल 1.5 लाख नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। 69,000 शिक्षकों को एक नया पैसा नहीं पड़ा और उनकी भर्ती हो गई। जब पुरानी सरकार को घुमाते थे, इधर कोर्ट उधर कोर्ट उधर कोर्ट, सारी बाधाएं समाप्त की, 69,000 शिक्षक भर्ती हमारी हुई और बिल्कुल पारदर्शी हुआ, एक नया पैसा कहीं नहीं लगा, कहीं भ्रष्टाचार गंध नहीं आई। तो भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां मिली हैं अभी, तमाम इंजीनियर की और तमाम नौकरी मिली है। तो जो योग्य व्यक्ति को पाया जा रहा, जो लोग अभी लगता है कि उनको बेरोजगारी है, उनके लिए तमाम अवसर अभी मिलेंगे। कांग्रेस 70 साल तक राज किया, हमको भी 5 साल हो गए इधर बहुमत में आए, तो धीरे धीरे हमने पुराने काम पूरे किए, गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए हमने सम्मान निधि से तमाम चीजें हमने दी, निःशुल्क राशन हमने दिया। अब आगे और अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से नौजवानों पर हम लोग विचार करेंगे कि जल्दी से उनको रोजगार के अवसर मिले। हम दोबारा अगर चुनाव जीतते हैं तो जब गांव में अभी छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, उनकी भी समस्या है, नाली की समस्या है, तो और वो सबसे मूल है। जब हमारा किसान गरीब घर से निकलता है तो उसको कीचड़ भरी गांव की सड़कें मिलती हैं, हमने बाहर सड़कें जोड़ी, 6 लेन बनाया होगा, इन्हें 56 बनाया होगा, सब कुछ किया होगा। तो गांव के आने जाने की गली नाली और खंजा और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने की अच्छी व्यवस्था। सैनिक स्कूल हमने आपसे बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कोई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खुलाने का प्रयास करेंगे कि हमारे गरीब बच्चे पढ़ें, क्योंकि देश की और परिवार की तरक्की तभी है जब उस बच्चे, वो परिवार के बच्चे ठीक से शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा से ही सामाजिक परिवेश बदला जा सकता है, और शिक्षा से ही संस्कार लाए जा सकते हैं, शिक्षा के द्वारा जीवन स्तर उठाया जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अग्रणी काम करने की तैयारी करने वाले हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर एक गाँव है बेहटा मंझार, वहाँ जो जूनियर हाई स्कूल चलता था, वो हाई स्कूल का उसका प्रमोशन हो गया, हाई स्कूल तक पढ़ने जाएंगे। तो अब हमारे जो यहाँ बच्चे 8वीं पढ़ने के बाद दूर जाते थे, अब उनको उसी गाँव में शिक्षा मिलने जा रही है, इसलिए हमारे शुरुआत हमने की है। स्वास्थ्य की सुविधा कितनी बेहतर होगी आपके अगले कार्यकाल में? भाई एक हमारा 30 बेड का अस्पताल हमारा सुम्भाइट परिवहन बन रहा है, लगभग बनने की तैयार कगार पर है। और हैदरगढ़ में हम एक मिनी ट्रामा सेंटर की लगातार मांग करते चले आए हैं, वहाँ मिनी ट्रामा सेंटर मिले। NH56 पूर्वांचल हमारे सड़कें जाती हैं, एक्सीडेंट होता है तो उनको दूर ट्रामा है, तो हम हैदराबाद में एक ट्रामा सेंटर स्वास्थ्य की दृष्टि से, और वही में जो बन रहा है वो अस्पताल, ये हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम जहाँ और आवश्यकता होगी हम बेहतर सुविधा कराएंगे स्वास्थ्य की, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा हम काम करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ हैदरगढ़ विधानसभा से विधायक बैजनाथ रावत, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास में कोई कोर कसर नहीं रखी। विपक्षियों का जो आरोप है वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने यहाँ पर भरसक कोशिश की विकास करने की, और उनके युवाओं से काफी वादे हैं। सैनिक स्कूल यहाँ पर अगले कार्यकाल में खुलवाने का दावा कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि क्षेत्र की जनता बैजनाथ रावत जी को दोबारा यहाँ से मौका देती है या कोई दूसरा विकल्प खोजती है। लेकिन विधायक जी आश्वस्त हैं कि जनता उन्हें ही चुनेगी और वो यहाँ से विधायक बनेंगे। बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से मैं नितिन श्रीवास्तव।